चूड़ी बेचने वाली चिड़िया। तीज का त्योहार बस आने ही वाला था। टुनकपुर की सभी मादा पक्षी जोर शोर से तीज की तैयारियों में जुटी हुई थी। इसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो घर घर जाकर चूड़ी बेचा करती थी। टूनी चिड़िया ने सोचा, अरे 2 दिन बाद तो तीज का त्योहार है, मैंने तो अभी तक अपने लिए कोई सामान भी नहीं खरीदा है। आज बाजार जाकर अपने लिए कुछ श्रृंगार का सामान ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वो कालू कौवा की एक बड़ी सी दुकान में अपने लिए सामान लेने चली जाती है। वहाँ पर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ देखकर वो उनका दाम पूछने लगती है। टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, अरे वाह कालू जी, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर सामान है। ये कड़े कितने के हैं? 50 रुपए के 2। अरे कालू भाई साहब, मेरा भी चूड़ियों का ही काम है, आप तो दोगुने से भी ज्यादा रुपए ले रहे हैं। ये तो सरासर लूट है। अरे तेरी हिम्मत भी कैसी हुई अपनी 2 कौड़ी की चूड़ियों की तुलना मेरी दुकान के सामान से करने की? अरे कहाँ तेरा ठेले पर बिकने वाला सस्ता सामान और कहाँ मेरी एयर कंडीशन शॉप में रखी हुई महंगी चूड़ियाँ। लेना है तो ले, नहीं तो जा यहाँ से। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? मैं कोई तुलना नहीं कर रही। आप मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? अरे तो और कैसे बातें करूं? ठेले पर चूड़ी बेचने वाली अब मुझे दुकानदारी सिखाएगी क्या? अगर तुझे ज्यादा ही पता है ना चूड़ियों के दामों का, तो जाकर तू भी दुकान खोल ले। मैं भी देखता हूँ कौन तुझ भिखारन के पास सस्ती चूड़ियाँ लेने आता है। कालू कौवा के व्यवहार से टूनी को बहुत दुख पहुंचता है और वो उदास मन से अपने घर आ जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपना ठेला लेकर काम पर निकल जाती है। चूड़ी ले लो, सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। टूनी चिड़िया अपना चूड़ियों का ठेला लेकर जा ही रही होती है कि उसकी नजर चूड़ी और श्रृंगार के सामान से सजे हुए बाजार पर पड़ती है। क्यों ना मैं भी तीज के मौके पर जंगल में अपनी चूड़ियों की दुकान लगा लूं? क्या पता त्योहार के मौके पर मेरी किस्मत ही बदल जाए। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया बाजार में ही अपनी भी चूड़ियों की कच्ची दुकान लगा लेती है। ये कालू कौवा तो इतने ऊंचे दामों पर सामान बेच रहा है, क्यों ना मैं अपनी चूड़ियों पर आकर्षक छूट रख दूं? ऐसा करने से मेरी कच्ची दुकान में भी ग्राहक खींचे चले आएंगे। और जैसी चूड़ियाँ वो कालू अपनी दुकान में बेचता है, मैं तो उससे भी बेहतर चूड़ियाँ बना सकती हूँ। टूनी चिड़िया की दुकान पर लगा हुआ सस्ती चूड़ियाँ का बोर्ड देखकर वहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। अरे टूनी बहन, आपकी चूड़ियाँ तो वाकई बहुत सुंदर है और इनका दाम तो इतना कम है कि मैं तो आज 4-5 चूड़ियों के सेट बनवा कर ले जाऊंगी। अरे वो कालू कौवा तो बहुत महंगे दामों में सामान बेच रहा है। आप चूड़ियों के अलावा बाकी का सामान भी ले आती तो हमें उस घमंडी कौवे से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। तभी रानू मोरनी ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो टिंकी। अरे दुकान में एसी क्या लगा लिया है, हर चीज का दाम दोगुना कर दिया है उसने। जरा भी कुछ बोलो तो उल्टा लड़ने को आता है। टूनी जी, सच में आप तो कितना मीठा बोलती हो और आपकी चूड़ियाँ भी कितनी सुंदर और सस्ती है। हम तो अब से आप ही से चूड़ियाँ खरीदा करेंगे। टूनी के अच्छे व्यवहार और कम दामों से आकर्षित होकर पक्षी उसकी दुकान में चूड़ी लेने के लिए आने लगते हैं। 2 दिन के अंदर ही टूनी की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। उधर कालू कौवा पूरा दिन दुकान पर खाली बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रह जाता है। उसी शाम टूनी चिड़िया अपनी दुकान बंद करके घर लौट रही होती है कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ दुष्ट चिड़िया, तुझे पहले भी समझाया था कि तेरी इस बाजार में दाल नहीं गलने वाली, लेकिन तू नहीं मानी और तूने अपना ये फटीचर ठेला यहाँ आकर लगा लिया। अब अगर कल तू यहाँ दिखाई पड़ी तो तुझे तेरी चूड़ियों के साथ उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। देखो कालू भैया, मैंने किसी भी पक्षी को आपकी दुकान पर जाने से नहीं रोका है। आप खुद ही अपना सामान इतने ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं कि कोई भी पक्षी आपकी दुकान में नहीं जाना चाहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऊपर से आप लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण ग्राहक आपसे नाराज रहते हैं। सिर्फ एसी लगाने से ग्राहक आपकी दुकान में नहीं आएंगे। अरे 2 दिन तेरी चूड़ियाँ क्या बिक गई, तू मेरे सामने जुबान चलाने लगी है। अरे ठेले पर चूड़ी बेचने वाली चिड़िया, लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। इसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया से बदला लेने के लिए योजना बनाने लगता है। मेरे पास जितनी भी तैयार चूड़ियाँ थी वो सब तो बिक गई हैं। अभी भी तीज में 1 दिन बाकी है। क्यों ना मैं आज रात जागकर ढेर सारी चूड़ियाँ तैयार कर लूं, ताकि कल मैं उन्हें बाजार में ले जाकर बेच सकूं। मैं भी इस कालू को दिखाकर रहूंगी कि दुकान के छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता, नियत सही होनी चाहिए। इसके बाद वो रात भर जागकर अपने घर में चूड़ियाँ बनाती है। सुबह होने तक उसके पास ढेर सारी चूड़ियाँ तैयार हो जाती है। अगले दिन सवेरे उठकर टूनी चिड़िया तीज का व्रत रखती है और अपनी चूड़ियाँ लेकर बाजार की ओर निकल जाती है। हाँ, यही सही मौका है।
आज इस टूनी को मजा चखाता हूँ। आज तो उसने उपवास रखा होगा और उसकी चूड़ियां तो कल रात को ही बिक गई थी, इसीलिए आज वो अपने घर पर ही होगी। मैं जाकर उसके घर में आग लगा देता हूँ। कालू कौवा खिड़की से कूदकर टूनी के घर के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर पेट्रोल छिड़कने लगता है, लेकिन गलती से पेट्रोल की कुछ बूंदें उसके शरीर पर गिर जाती है। जल्दबाजी में आग लगाते हुए कालू कौवा खुद चूड़ी पकाने की भट्टी के संपर्क में आ जाता है और उसके पंखों में आग लग जाती है। कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे! मैं जल रहा हूँ, कोई बचाओ! कालू की चीखने की आवाज सुनकर पास के पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। तभी टूनी भी वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया, आप मेरे घर में कैसे पहुँच गए? अरे मुझे माफ कर दो टूनी, शायद भगवान ने मुझे सजा दी है। अरे मैं तो तुम्हें जलाने आया था, लेकिन मैं खुद उसी आग में झुलस गया। मुझे तकलीफ हुई तो समझ आया कि अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मुझे माफ कर दो। कालू कौवा के आंसू देखकर टूनी उसे माफ कर देती है और फिर खुशी खुशी अपनी दुकान में चूड़ी बेचने लगती है। कालू को भी ये शिक्षा मिल जाती है कि किसी का बुरा सोचने से अपना भला नहीं किया जा सकता है। राजा के महल में चोरी। टुनकपुर जंगल में राजा कालू कौवा का राज था। वो बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। एक बार महाराज कालू पूरे जंगल में ये ऐलान करा देते हैं कि वे बहुत जल्द ही स्वयंवर करेंगे, जिसमें वे अपने लिए पत्नी चुनकर उसे राज्य की महारानी बनाएंगे। पिंकी मोरनी इतराते हुए कहती है, हाय हाय, ये हुई ना बात। आज पहली बार मेरी सुंदरता का फायदा मिलेगा। इस जंगल में पिंकी जितना सुंदर तो कोई पक्षी है ही नहीं। देख लेना, कालू कौवा की रानी तो मैं ही बनूंगी। पिंकी की ही तरह बाकी मादा पक्षी भी कालू महाराज के स्वयंवर में जाने और महारानी बनने के सपने देखने लगती है। स्वयंवर वाले दिन महाराज कालू एक एक करके सभी मादा पक्षियों से मिलता है। पक्षियों, आज मेरे स्वयंवर वाले दिन मैं कई तरह के मादा पक्षियों से मिला, जिसमें सफेद राजी कबूतरी, पिंकी मोरनी, मीनू कबूतरी, रानू कोयल सभी बेहद सुंदर और समझदार पक्षी लगी। लेकिन जिस पक्षी को सभी परीक्षाओं के बाद मेरी रानी चुना है, वो है मीनू कबूतरी। राजा कालू कौवा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी पक्षी तालियां बजाकर मीनू कबूतरी का अभिवादन करते हैं और मीनू कबूतरी महारानी मीनू बन जाती है। पिंकी मोरनी गुस्से में कहती है, बड़ी आई महारानी बनने वाली, शक्ल की ना सूरत की, मुझसे तो किसी भी मामले में अच्छी नहीं है। पता नहीं महाराज को इसमें ऐसा क्या दिख गया। लेकिन मेरा नाम भी पिंकी मोरनी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। महारानी को मिलने वाला कोहिनूर हीरे का मुकुट तो मैं ही लेकर रहूंगी। इसके बाद पिंकी अपनी बहन सुंदरी मोरनी के पास जाती है। सुंदरी बहन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? तुम तो मेरी बहन हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर पिंकी मोरनी अपनी दुष्ट इरादे बहन सुंदरी को बताती है और दोनों बहन मिलकर मुकुट चुराने की योजना बना लेती है। चोरी वाले दिन पिंकी और सुंदरी राजमहल पहुंच जाती है। राजा कालू कौवा की जय हो। महाराज, मैं आपकी नई रानी मीनू कबूतरी जी के लिए अपने हाथों से बनाई गजरा लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि महारानी की ताजपोशी से पहले मैं खुद उन्हें अपने हाथों से सजाऊं, ताकि वे जंगल में सबसे खूबसूरत लगे। महाराज कालू कौवा पिंकी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वे उसे और सुंदरी को अंदर जाने की आज्ञा दे देते हैं। अंदर जाकर पिंकी मोरनी रानी महल के बाहर ही छिप जाती है और सुंदरी मोरनी महल के अंदर जाती है। सुंदरी मोरनी कहती है, मैं महारानी के लिए सुंदर गजरा लेकर आई हूँ और महाराज चाहते हैं कि मैं उन्हें राज तिलक के लिए तैयार करूँ। अरे वाह, आपका फूलों का गजरा तो बहुत सुंदर है। आप बस कुछ देर मेरे कक्ष में इंतजार करिए, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, उसके बाद आप मुझे तैयार कर सकती हैं। इतना कहकर मीनू कबूतरी अपनी दासियों के साथ स्नान करने चली जाती है। रानी के जाने के बाद, पिंकी, यही सही मौका है, जल्दी अंदर आ जाओ। इस समय यहाँ कोई सैनिक नहीं है, तुम जल्दी से मुकुट लेकर उड़ जाओ। अरे वाह बहना, तुमने तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब मैं इस मीनू कबूतरी को इसकी औकात दिखाऊंगी। मौका देखकर पिंकी मोरनी झट से वो मुकुट लेकर उड़ जाती है और सुंदरी वहीं बैठकर रानी मीनू का इंतजार करने लगती है। सुंदरी मोरनी हंसते हुए कहती है, आई आई महारानी, बैठिए, मैं आपको बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजा देती हूँ। अरे वाह, आपने तो सचमुच मेरा बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है।
और आपका ये गजरा तो मेरे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी जी। गजब हो गया महारानी जी, आपका कोहिनूर हीरे वाला मुकुट जो अभी तक यही कक्ष में रखा था वो न जाने कहाँ खो गया है। अब क्या होगा, हम महाराज को क्या जवाब देंगे? दासी पक्षी ने घबराते हुए कहा, ये कैसी बातें करी हो दासी? अगर अभी तक वो मुकुट यहीं था तो अचानक से गायब कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, यहीं कहीं होगा। इतने बड़े राजमहल में इतने सैनिकों के बीच चोरी होना तो संभव ही नहीं है। तभी सुंदरी मोरनी ने उदासी का नाटक करते हुए कहा, हाय हाय, ये क्या गजब हो गया महारानी जी, मैं तो कब से आपके कक्ष में ही बैठी हूँ। मैंने तो किसी भी पक्षी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा। कहीं आपकी किसी दासी ने तो वो मुकुट गायब नहीं कर दिया? कुछ ही पलों में पूरे राजमहल में ये बात फैल जाती है कि महारानी का मुकुट चोरी हो गया है। महाराज तत्काल एक सभा बुलाते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि महारानी का मुकुट यूं दिन दहाड़े गायब हो गया है। मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति उस मुकुट या चोर का पता लगाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। पिंकी मोरनी घबरा जाती है। हाय हाय, ये तो लेने के देने पड़ गए। राजा के सिपाही तो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें ये मुकुट मेरे घर में मिल गया तो क्या होगा? ऐसा सोचकर पिंकी रात के अंधेरे में वो मुकुट अपनी बहन सुंदरी के घर के पीछे वाले पेड़ के पास छिपा देती है। अगले दिन पिंकी और सुंदरी के घर की तलाशी होती है, जिसमें पिंकी तो बच जाती है, लेकिन सुंदरी के घर के पास से मिले मुकुट के कारण सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। सुंदरी मोरनी रोते हुए कहती है, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो उस समय महल में रानी जी के साथ ही थी। आप ही बताइए, चोर चोरी करने के बाद भागने की बजाय वहाँ बैठा तो नहीं रहेगा ना? अगर इसने चोरी नहीं की तो इसकी बहन पिंकी को बुलाओ। उस दिन वो भी तो तुम्हारे साथ आई थी ना? नहीं नहीं, ये तो अकेले ही मेरे कक्ष में आई थी, इसके साथ पिंकी नहीं थी। तभी पिंकी मोरनी वहाँ आ जाती है। महाराज, इस सुंदरी ने ही मुझे महारानी के कक्ष में जाने से रोका था। जरूर इसने ही वो मुकुट चोरी किया होगा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने इतने बड़े अपराध में बिन स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया और तुम उल्टा मुझे ही चोर ठहरा रही हो। अब मैं पूरी सच्चाई आपको बताती हूँ। इस पिंकी को अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसीलिए रानी बनना चाहती थी। लेकिन मीनू जी के चुने जाने पर इसने वो मुकुट चोरी करने की योजना बनाई और मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। फिर ये छिपकर रानी की कक्ष से बाहर जाने की प्रतीक्षा करने लगी और मौका पाते ही मुकुट लेकर उड़ गई। आज जब पकड़े जाने का भय हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। सुंदरी के आंसू देखकर राजा कालू कौवा सारी बात समझ जाते हैं और सुंदरी को रिहा कर देते हैं। रानी का मुकुट चुराने के कारण अब तुम सारा जीवन कैद में रहोगी। घमंड और स्वार्थी स्वभाव ने आज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ अच्छी सूरत नहीं, अच्छी सीरत का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद पिंकी मोरनी को कैद कर लिया जाता है और मीनू कबूतरी को ताज पहना दिया जाता है।